नमस्ते। द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी इंडियन पॉलिटी की श्रृंखला में हम चैप्टर 50 नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस मतलब पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग इस पर चर्चा करेंगे। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एनसीबीसी सुनने में तो ये काफी फॉर्मल सा लगता है, पर मुझे लगता है इसकी कहानी काफी इंटरेस्टिंग होगी। ये एकदम से तो नहीं आ गया होगा ना? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? कहाँ से शुरू हुई बात? बिल्कुल नहीं, ये एकदम से नहीं आया। देखिए, इसकी जड़ें काफ़ी गहरी हैं और ये जुड़ी हैं 1992 के एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, लैंडमार्क केस से, मंडल केस। मंडल केस, हाँ हाँ, इंदिरा साहनी केस है ना, ओबीसी रिजर्वेशन वाला। एग्जैक्टली वही, इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ये भारत के सोशल जस्टिस और रिजर्वेशन पॉलिसी के इतिहास में मतलब एक मील का पत्थर है। तो इसी केस की सुनवाई चल रही थी और उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक बहुत अहम निर्देश दिया। अच्छा, क्या निर्देश था वो? कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने ये देखा कि बैकवर्ड क्लासेस की पहचान को लेकर, उनकी लिस्ट्स को लेकर बहुत ज्यादा विवाद हो रहे थे, शिकायतें आ रही थीं। तो कोर्ट ने कहा कि इन सब मसलों से डील करने के लिए एक परमानेंट बॉडी होनी चाहिए, एक स्थायी संस्था। परमानेंट बॉडी? पर क्यों, मतलब क्या दिक्कतें आ रही थी उस वक्त लिस्ट को लेकर? कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं? जैसे आजकल सुनते हैं ना, कॉलेज एडमिशन लिस्ट्स में गड़बड़ हो जाती है, वैसा कुछ था? हाँ, कुछ कुछ वैसा ही समझ लीजिए, पर मामला और ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। देखिए, मेन मुद्दा था कि कौन सी जातियां या समुदाय बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट में शामिल होने चाहिए और कौन से नहीं। शिकायतें दोनों तरफ से थी। एक तो ये कि भाई, लिस्ट में कुछ ऐसी क्लासेस डाल दी गई हैं जो असल में उतनी पिछड़ी नहीं है, या शायद पहले थीं पर अब नहीं है, उन्हें रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। इसे कहते हैं ओवर इंक्लूजन। ओवर इंक्लूजन मतलब जिनका हक नहीं वो भी लिस्ट में शामिल है? बिल्कुल। और दूसरी तरफ जो शायद ज्यादा गंभीर बात थी, वो ये कि कई ऐसी क्लासेस थीं जो वाकई सोशली और एजुकेशनली बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई थीं, जिन्हें सपोर्ट की सख्त जरूरत थी, लेकिन उन्हें लिस्ट में शामिल ही नहीं किया गया था। अरे, मतलब अंडर इंक्लूजन या नॉन इंक्लूजन? एग्जैक्टली, अंडर इंक्लूजन या नॉन इंक्लूजन। अब सोचिए, जो सच में डिजर्विंग है वो सिस्टम से ही बाहर रह जाएं, तो कितना बड़ा अन्याय है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। मतलब लिस्ट की क्रेडिबिलिटी पर ही सवाल उठ गया एक तरह से। तो कोर्ट ने कहा कि इन सब शिकायतों को सुनने और सुलझाने के लिए एक डेडिकेटेड मैकेनिज्म चाहिए जो परमानेंट हो। बिल्कुल सही। कोर्ट का मानना था कि ये काम किसी एडहॉक कमेटी या टेम्पररी सेटअप से नहीं चलेगा। बार बार शिकायतें आएंगी, बार बार कमेटी बनेगी, वो ठीक नहीं। इसके लिए एक परमानेंट एक्सपर्ट बॉडी चाहिए जो लगातार इन मामलों को देखे, शिकायतों की ऑब्जेक्टिव जांच करे और फिर अपनी रिकमेंडेशंस दे। मतलब एक ऐसी संस्था जिस पर लोगों का भरोसा हो। समझ गई। तो इसी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एनसीबीसी बना, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। एकदम सही। कोर्ट के फैसले को फॉलो करते हुए पार्लियामेंट ने 1993 में कानून पास किया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993। अच्छा, 1993 एक्ट। हाँ, और इसी कानून के तहत एनसीबीसी को एक स्टैट्यूटरी बॉडी के तौर पर स्थापित किया गया। स्टैट्यूटरी बॉडी, हाँ, ये टर्म हम पॉलिटी में बार बार सुनते हैं। इसका मतलब है कि इसे संसद के एक कानून, एक एक्ट ने बनाया था, राइट? हाँ, ये शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं था। बिल्कुल ठीक कहा आपने। स्टैट्यूटरी का मतलब ही यही है, एस्टैब्लिश्ड बाय अ स्टैट्यूट, यानी संसद के कानून द्वारा बनाया गया। तो इसकी सारी पावर्स, इसके काम करने का तरीका, सब कुछ उसी 1993 वाले एक्ट से तय होता था। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी उस वक्त। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है ना, जैसा इंडियन पॉलिटी में अक्सर होता है, एक ट्विस्ट तो आता ही है। 1993 से ये कमीशन चल रहा था, फिर 2018 में कुछ बड़ा हुआ, इसका स्टेटस बदल गया। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल पॉइंट पर हैं। 2018 में एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018, और इस अमेंडमेंट ने एनसीबीसी का स्टेटस, आप कह सकती हैं, पूरी तरह बदल दिया। अच्छा, कैसे? इसे स्टैट्यूटरी बॉडी से एलिवेट करके कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया, संवैधानिक दर्जा। ये एनसीबीसी के इतिहास में एक बहुत ही डिफाइनिंग मोमेंट था। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, अरे वाह! स्टैट्यूटरी से सीधा कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब पहले सिर्फ एक एक्ट के तहत था, अब सीधा भारत के संविधान का हिस्सा बन गया।
ये तो बहुत सिग्निफिकेंट लगता है। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ? डे टू डे वर्किंग में क्या फर्क पड़ा होगा? हाँ, ये बहुत सिग्निफिकेंट है, सिर्फ कहने के लिए नहीं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनने का मतलब है कि कमीशन की पावर्स बढ़ गई, इसकी ऑटोनॉमी मतलब स्वतंत्रता बढ़ गई, इसका रुतबा बढ़ गया। ऑटोनॉमी कैसे बढ़ी? देखिए, अब इसे अबॉलिश करना या इसकी शक्तियों को कम करना उतना आसान नहीं है जितना एक स्टैट्यूटरी बॉडी के साथ होता है। स्टैट्यूटरी बॉडी को तो संसद एक सिंपल कानून बनाकर बदल सकती है या खत्म भी कर सकती है। बिल्कुल, पर अब एनसीबीसी को बदलने या हटाने के लिए बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, ओह, जो कि एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। बिल्कुल। 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है पार्लियामेंट में, तो ये अब ज्यादा पावरफुल और इंडिपेंडेंट हो गया। हाँ। सरकार के रोजमर्रा के दबाव से थोड़ा और मुक्त। अच्छा। और एक और बात, इसका दर्जा अब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स (NCSC) और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स (NCST) के बराबर आ गया। हाँ, एनसीएससी और एनसीएसटी तो पहले से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज थीं। बिल्कुल, उन्हें पहले से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हासिल था, तो पहले एनसीबीसी को लीगली स्पीकिंग शायद थोड़ा कमजोर माना जाता था इनके मुकाबले, पर अब ये उनके पैरेलल खड़ा हो गया। तो मतलब एससीएस, एसटीज और अब एसईबीसीज, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, तीनों के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर एक वॉचडॉग बॉडी हो गई। प्रिसाइजली यही मकसद था। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को फॉर्मलाइज करने के लिए संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 338B। आर्टिकल 338B, ओके। जैसे एनसीएससी के लिए आर्टिकल 338 है और एनसीएसटी के लिए 338A। एग्जैक्टली। वैसे ही अब एनसीबीसी के लिए आर्टिकल 338B है। यह आर्टिकल खास तौर पर एनसीबीसी के स्ट्रक्चर, फंक्शंस और पावर्स के बारे में डिटेल में बताता है। गॉट इट। आर्टिकल 338B फॉर एनसीबीसी। तो फिर वो जो पुराना वाला एक्ट था 1993 वाला, जिसके तहत ये पहले बना था, उसका क्या हुआ? वो तो रिवेंडेंट हो गया होगा ना अब। बिल्कुल लॉजिकल सवाल है। जब कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया और आर्टिकल 338B आ गया संविधान में, तो उस पुराने एक्ट की जरूरत ही नहीं रही। हाँ, इसलिए पार्लियामेंट ने एक अलग कानून पास किया, द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस रिपील एक्ट 2018, और उसके जरिए उस पुराने 1993 वाले एक्ट को रिपील कर दिया, यानी निरस्त कर दिया। अब कमीशन की फाउंडेशन वो पुराना एक्ट नहीं बल्कि भारत का संविधान है। अच्छा, ये सब बदलाव किया क्यों गया? मतलब जरूरत क्या थी स्टैट्यूटरी से कॉन्स्टिट्यूशनल बनाने की? क्या वो पहले ठीक से काम नहीं कर पा रहा था या कुछ और वजह थी? देखिए, इसके पीछे जो मेन सोच थी वो ये थी कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस (SEBCs) के हितों की रक्षा और ज्यादा इफेक्टिवली हो सके। मतलब ज्यादा पावर देना था। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने से कमीशन को ज्यादा अधिकार मिलते हैं, उसकी रिकमेंडेशंस का वजन बढ़ता है। सरकार का मानना था कि इससे कमीशन SEBCs के इश्यूज को, चाहे वो रिजर्वेशन से जुड़े हों, डिस्क्रिमिनेशन से हों या उनके डेवलपमेंट से, और ज्यादा मजबूती से उठा पाएगा। ओके। ये एक तरह से SEBC कम्युनिटी को अश्योरेंस देने का भी तरीका था कि भाई आपकी आवाज सुनने के लिए, आपके हितों की रक्षा के लिए हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर एक संस्था मौजूद है। और हाँ, एक और चीज इंपॉर्टेंट है, इसी 102nd अमेंडमेंट ने सिर्फ आर्टिकल 338B ही नहीं जोड़ा था, एक और रेलेवेंट आर्टिकल भी इंसर्ट किया, आर्टिकल 342A। आर्टिकल 342A, ये किस बारे में है? इसका एनसीबीसी से क्या कनेक्शन है? आर्टिकल 342A प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि वो किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के रेफरेंस में सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस यानी SEBCs को स्पेसिफाई कर सकें, मतलब नोटिफाई कर सकें कि सेंट्रल लिस्ट के लिए कौन सी क्लासेस SEBC मानी जाएंगी। अच्छा, मतलब सेंट्रल ओबीसी लिस्ट बनाने का प्रोसेस। एप्लीकेशन से जुड़ा है और NCBC की भूमिका इसमें कंसल्टेशन की होती है। ओके, तो ये पूरी कहानी हो गई कि कैसे एनसीबीसी बना, स्टैट्यूटरी से कॉन्स्टिट्यूशनल हुआ और कौन से आर्टिकल्स रेलेवेंट हैं 338B और 342A। अब जरा इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये कमीशन बनता कैसे है, इसमें कौन कौन लोग होते हैं, मतलब कौन तय करता है कि कौन बैठेगा इसमें? इसका स्ट्रक्चर आर्टिकल 338B के क्लॉज 2 में बताया गया है। कमीशन में एक चेयरपर्सन होते हैं, एक वाइस चेयरपर्सन होते हैं और 3 अन्य मेंबर्स होते हैं। अच्छा, तो कुल मिला के 5 सदस्य, चेयरपर्सन समेत। हाँ, चेयरपर्सन प्लस वाइस चेयरपर्सन प्लस 3 मेंबर्स, टोटल 5। जहां तक इनके बैकग्राउंड की बात है तो ये स्पेसिफाइड है कि ये लोग SEBC मैटर्स के एक्सपर्ट्स या जाने माने लोग होने चाहिए। एक्सपर्ट्स मतलब जैसे कोई IAS ऑफिसर या सोशल वर्कर? जरूरी नहीं कि IAS हों,
वो एमिनेंट सोशल वर्कर्स हो सकते हैं, एजुकेशनिस्ट हो सकते हैं, लीगल एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, या कोई भी व्यक्ति जिससे SEBCs के मुद्दों की गहरी समझ हो और उन्होंने उस फील्ड में काम किया हो। अच्छा, कुल 5 लोग। और इन्हें चुनता कौन है? अपॉइंटमेंट कैसे होती है? पीएमओ से होती है या कोई कमिटी चुनती है? इनकी नियुक्ति भारत के प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं? हाँ, और ये नियुक्ति एक खास तरीके से होती है, बाय वारंट अंडर हिज हर हैंड एंड सील। वारंट अंडर हिज और हैंड एंड सील। ये सुनने में ही काफी वेटी लग रहा है। ये क्या होता है? ये एक बहुत फॉर्मल तरीका है अपॉइंटमेंट का, जो दिखाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स कितनी इंपॉर्टेंट हैं। ये ऑर्डिनरी अपॉइंटमेंट लेटर जैसा नहीं होता, इस पर प्रेसिडेंट की सील लगती है। ये हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस के लिए यूज होता है। अच्छा, ओके। और इनकी सर्विस कंडीशंस, सैलरी, पर्क्स वगैरह, और सबसे जरूरी टेन्योर, कितने साल के लिए अपॉइंटमेंट होती है? ये सब भी प्रेसिडेंट ही तय करते हैं, रूल्स बनाकर। अच्छा, प्रेसिडेंट रूल्स बनाते हैं इसके लिए? हाँ, इसके लिए बाकायदा रूल्स बने हुए हैं। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लॉसेस, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड मेंबर्स कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टेन्योर रूल्स 2018। इन रूल्स के हिसाब से सर्विस कंडीशंस, सैलरी, अलाउंसेस सब तय होता है। तो टेन्योर कितना होता है इन रूल्स के हिसाब से? कोई फिक्स टर्म है या प्रेसिडेंट जब चाहे हटा सकते हैं? नहीं, फिक्स टर्म है। रूल्स के अनुसार चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और मेंबर्स का कार्यकाल आमतौर पर पद संभालने की तारीख से 3 साल 3 इयर्स का होता है। हाँ, रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है, लेकिन इसमें एक लिमिट है। अच्छा, लिमिट है? हाँ, रूल्स कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति इन पदों पर 2 से ज्यादा बार नियुक्त नहीं हो सकता। नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर मोर देन 2 टर्म्स। 2 बार से ज्यादा नहीं? मतलब एक व्यक्ति मैक्सिमम 6 साल तक सर्व कर सकता है 2 3 ईयर टर्म्स में। बिल्कुल। ये शायद इसलिए है ताकि नए लोगों को भी मौका मिले और एक्सपर्टीज डाइवर्सिफाई हो सके, कोई एक ही व्यक्ति हमेशा के लिए ना रह जाए। ठीक है, स्ट्रक्चर और अपॉइंटमेंट प्रोसेस समझ आ गया। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, कमीशन के फंक्शंस क्या हैं? आर्टिकल 338B में फंक्शंस भी दिए होंगे। ये करता क्या है कमीशन? मतलब 5 लोग बैठकर दिन भर क्या काम करते हैं? हाँ, बिल्कुल। फंक्शंस दिए हैं आर्टिकल 338B के क्लॉज 5 में, और ये काम काफी कॉन्क्रीट और इम्पोर्टेंट है। सिर्फ मीटिंग्स नहीं होती। चलिए एक एक करके देखते हैं, थोड़े एग्जाम्पल्स के साथ। हाँ, प्लीज। पहला फंक्शन, और शायद सबसे कोर काम, टू इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और अंडर एनी अदर लॉ। सेफगार्ड्स मतलब? सेफगार्ड्स मतलब वो सारे प्रोटेक्शन या राइट्स जो संविधान या किसी अन्य कानून के तहत SEBCs को मिले हैं, जैसे रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड एजुकेशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एट्रोसिटीज या कोई और स्पेशल प्रोविजन। तो कमीशन का काम है इन सब मामलों की जांच करना और निगरानी रखना। मॉनिटरिंग मतलब? मॉनिटरिंग मतलब ये देखना कि ये सेफगार्ड्स जमीन पर इंप्लीमेंट हो भी रहे हैं या नहीं। क्या सरकारी नौकरियों में OBC कोटा ठीक से भरा जा रहा है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन रूल्स फॉलो हो रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि सब बस कागजों पर ही चल रहा है? इम्प्लीमेंटेशन कैसा है? हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। इम्प्लीमेंटेशन ही तो असली चैलेंज है हमारे देश में कई बार। तो ये कमीशन एक तरह से SEBCs के अधिकारों का वॉचडॉग है, देखता रहता है कि उनके हक मारे तो नहीं जा रहे। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, वॉचडॉग। इसी से जुड़ा है दूसरा फंक्शन, टू इंक्वायर इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द डेप्रिवेशन ऑफ राइट्स एंड सेफगार्ड्स ऑफ द SEBCs। स्पेसिफिक कंप्लेंट्स मतलब अगर किसी व्यक्ति या किसी ग्रुप को लगता है कि वो SEBC कैटेगरी में आता है और उसके कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल राइट्स का वायलेशन हुआ है या उसे मिलने वाले सेफगार्ड से वंचित किया जा रहा है, तो वो सीधे कमीशन में शिकायत दर्ज करा सकता है। अच्छा, मतलब कोई आम आदमी, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसे लगता है कि भाई मेरा OBC सर्टिफिकेट है पर मुझे एडमिशन में डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ा, तो वो NCBC को अप्रोच कर सकता है। हाँ, बिल्कुल कर सकता है। कमीशन ऐसी स्पेसिफिक शिकायतों की पूरी जांच पड़ताल कर सकता है। जांच कैसे करता है? क्या पावर्स हैं इसके पास? जब कमीशन ऐसी इंक्वायरी कर रहा होता है तो उसे सिविल कोर्ट की पावर्स होती हैं। सिविल कोर्ट की पावर्स? वाओ। हाँ, वो किसी को भी समन कर सकता है, मतलब पेश होने का आदेश दे सकता है, किसी से भी शपथ पर गवाही ले सकता है, ऑन ओथ, किसी भी डिपार्टमेंट या व्यक्ति से डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है, एविडेंस रिसीव कर सकता है। ये क्वाजी जुडिशियल पावर्स कहलाती है। क्वाजी जुडिशियल मतलब कोर्ट की तरह फैसला नहीं सुनाता पर जांच पूरी कर सकता। हाँ, एग्जैक्टली। वो सजा नहीं दे सकता पर जांच करके फाइंडिंग्स रिकॉर्ड कर सकता है और फिर रेलेवेंट अथॉरिटी को एक्शन लेने के लिए रेकमेंड कर सकता है। सोचिए, ये कितनी बड़ी ताकत है आम आदमी के हाथ में। ब्यूरोक्रेटिक डिलेज या लोकल इन्फ्लुएंस को बाईपास करके सीधे एक नेशनल लेवल बॉडी तक अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं।
हाँ, ये तो सच में पावरफुल लगता है। चलो, ये तो हुई शिकायतों की बात। और क्या करता है कमीशन? तीसरा फंक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है। ये दिखाता है कि कमीशन सिर्फ प्रॉब्लम्स पर रिएक्ट नहीं करता, बल्कि प्रोएक्टिव भी है। फंक्शन है टू पार्टिसिपेट इन एडवाइस ऑन द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द SEBCs एंड टू इवैल्यूएट द प्रोग्रेस ऑफ द डेवलपमेंट अंडर द यूनियन एंड एनी स्टेट। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट? मतलब SEBCs के सामाजिक और आर्थिक विकास की प्लानिंग प्रोसेस में हिस्सा लेना और सरकार को सलाह देना। और सिर्फ सलाह ही नहीं, बल्कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा SEBCs के लिए जो डेवलपमेंट स्कीम्स चलाई जा रही हैं, जैसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हों, एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट हो, एजुकेशनल स्कॉलरशिप्स हों, वो कितनी इफेक्टिव हैं, उनका इवैल्यूएशन भी करना। उनका प्रोग्रेस कैसा है, ये जांचना। अरे, मतलब ये सिर्फ शिकायतें सुनने वाली बॉडी नहीं, बल्कि डेवलपमेंट पार्ट में भी एक तरह से। ये तो बड़ा शिफ्ट है सोच में। मतलब ये सरकार को बता सकता है कि भाई आपकी ये स्कीम ठीक से काम नहीं कर रही, या इसमें ये कमियां हैं, इसे बदलो, या इसमें ये सुधार लाओ। एग्जैक्टली। ये प्रोएक्टिव रोल बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि कमीशन का काम सिर्फ प्रोटेक्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि SEBCs के एडवांसमेंट और एम्पावरमेंट पर भी फोकस करता है। सही बात है। मिशंस पर बेस्ड रिपोर्ट्स तैयार करता है और प्रेसिडेंट को सौंपता है, आमतौर पर सालाना। पर अगर कमीशन को लगे कि कोई जरूरी मामला है तो बीच में भी रिपोर्ट दे सकता है। और इन रिपोर्ट्स में क्या होता है? सिर्फ डेटा और स्टेटिस्टिक्स, या कुछ कॉन्क्रीट बातें भी होती है? नहीं, सिर्फ डेटा नहीं होता। इन रिपोर्ट्स में डिटेल में बताया जाता है कि SEBCs के सेफगार्ड्स जमीन पर कैसे काम कर रहे हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, कहाँ कैप्स हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या किया जाना चाहिए। अच्छा। यहीं से जुड़ता है पांचवा फंक्शन, to make in such reports recommendations as to the measures that should be taken by the union or any state for the effective implementation of those safeguards and other measures for the protection, welfare and socio-economic development of the SEBCs. recommendations, मतलब ये सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताते, सोल्यूशन भी सुझाते हैं। किस तरह की recommendations हो सकती हैं? हाँ, बिल्कुल। कमीशंस अपनी रिपोर्ट्स में स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस देता है कि केंद्र या राज्य सरकारों को क्या कदम उठाने चाहिए ताकि सेफगार्ड्स ठीक से लागू हों, या SEBCs के प्रोटेक्शन, वेलफेयर और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और क्या मेजर्स लिए जाने चाहिए। जैसे? कोई एग्जाम्पल, जैसे कमीशन रेकमेंड कर सकता है कि OBC क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया को रिवाइज करने की जरूरत है, या SEBC स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज बढ़ाई जाएं, या किसी खास पिछड़े इलाके में SEBCs के लिए कोई स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज लाया जाए। ये रिकमेंडेशंस पॉलिसी चेंजेस से लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स या नई स्कीम शुरू करने तक कुछ भी हो सकती हैं। ये पॉलिसी मेकर्स के लिए बहुत वैल्यूएबल इनपुट होती हैं। तो ये एक तरह से सरकार के लिए पॉलिसी थिंक टैंक और एडवाइजर का काम भी कर रहा है SEBC इशू पर। बिल्कुल बिल्कुल। और छठा फंक्शन जो है वो थोड़ा ओपन एंडेड है, जो फ्यूचर नीड्स को एड्रेस करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अच्छा, वो क्या है? फंक्शन है टू डिस्चार्ज सच अदर फंक्शंस इन रिलेशन टू द प्रोटेक्शन, वेलफेयर एंड डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट ऑफ द SEBCs एज द प्रेसिडेंट मे बाय रूल स्पेसिफाई। मतलब प्रेसिडेंट रूल बनाकर कमीशन को SEBCs के प्रोटेक्शन, वेलफेयर, डेवलपमेंट या एडवांसमेंट से जुड़े कोई और काम भी सौंप सकते हैं जो अभी एक्सप्लिसिटली लिस्टेड नहीं है। अच्छा, मतलब भविष्य में अगर कोई नई जरूरत महसूस होती है तो प्रेसिडेंट इन्हें वो काम सौंप सकते हैं। हाँ, ये प्रोविजन कमीशन के मैंडेट को डायनामिक बनाता है। मान लीजिए कल को टेक्नोलॉजी या क्लाइमेट चेंज का SEBCs पर कोई यूनिक इम्पैक्ट पड़ता है, तो प्रेसिडेंट NCBC को उस पर काम करने को कह सकते हैं। ये तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ फंक्शंस है। सेफगार्ड्स की मॉनिटरिंग, स्पेसिफिक कंप्लेंट्स की इंक्वायरी, डेवलपमेंट में पार्टिसिपेशन और एडवाइस, प्रेसिडेंट को रिपोर्टिंग, पॉलिसी रिकमेंडेशंस और फ्यूचर टास्क्स के लिए रेडीनेस भी। वाकई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलने के बाद इसका रोल काफी एक्सपैंड हो गया लगता है। निश्चित रूप से कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग मिलने से इन सभी फंक्शंस को परफॉर्म करने में कमीशन को ज्यादा अथॉरिटी और क्रेडिबिलिटी मिलती है। उम्मीद यही की जाती है कि ये SEBC समुदाय की चिंताओं और जरूरतों को सरकार और समाज के सामने और ज्यादा प्रभावी ढंग से रख पाएगा। हाँ, ये बात तो है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस सिर्फ एक टेक्निकलिटी नहीं, बल्कि एक बड़ा स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट भी है। बिल्कुल। सबसे बड़ा टेकअवे शायद यही है कि NCBC का सफर सिर्फ एक लीगल स्टेटस बदलने का नहीं है, बल्कि ये बैकवर्ड क्लासेस के इश्यूज को देखने के तरीके में एक फंडामेंटल शिफ्ट का प्रतीक है।
सिर्फ शिकायतों के निपटारे से आगे बढ़कर उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की एक्टिव प्रोटेक्शन तक। खैर, अब जब ये कमीशन इतना पावरफुल और इम्पोर्टेंट हो गया है तो सवाल ये भी उठता है कि भविष्य में ये एसईबीसी रिजर्वेशन और वेलफेयर की कॉम्प्लेक्स इश्यूज जैसे कि क्रीमी लेयर का पेच है या स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन की चैलेंजेस हैं, या फिर ये सुनिश्चित करना कि इसकी रिकमेंडेशन सिर्फ रिपोर्ट्स में न रह जाएं बल्कि जमीन पर असर दिखाएं, इन सब चुनौतियों का सामना कैसे करेगा ये देखना काफी अहम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग मतलब नेशनल कमीशन फॉर बीसीज, इसकी वार्षिक रिपोर्ट और जो इसकी शक्तियां हैं उन पर थोड़ी बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। ये कमीशन नाम से ही पता है बैकवर्ड क्लासेस के हितों के लिए है। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि इसका एक खास रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है और कुछ अहम पावर्स भी हैं। बिल्कुल, और ये जानना जरूरी है कि ये सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी नहीं है। संविधान ने इसे एक अहम जिम्मेदारी दी है, पिछड़े वर्गों के अधिकारों की निगरानी करना, उनकी रक्षा करना। राइट। और ये जो रिपोर्टिंग प्रोसेस और पावर्स हैं वही इसे इफेक्टिव बनाती हैं, मतलब असलियत में कुछ कर पाने लायक बनाती हैं। तो सोर्स कहता है कि कमीशन राष्ट्रपति को सालाना मतलब एनुअली एक रिपोर्ट देता है। अब ये एनुअल रिपोर्ट वाली बात तो कई जगहों पर होती है। सवाल ये है कि क्या इस रिपोर्ट का कोई वजन है, कोई रियल इम्पैक्ट होता है, या बस एक रूटीन फॉर्मेलिटी है? नहीं, इसे फॉर्मेलिटी समझना ठीक नहीं होगा। पहली बात तो सोर्स ये साफ करता है कि कमीशन सिर्फ एनुअली ही नहीं बल्कि जब भी उसे जरूरी लगे, मतलब एज एंड व्हेन इट थिंक्स नेसेसरी, तब भी राष्ट्रपति को रिपोर्ट दे सकता है। अच्छा। हाँ, सोचिए अगर कोई बड़ा मुद्दा आ जाए अचानक, जैसे किसी राज्य में रिजर्वेशन को लेकर कोई बड़ा गड़बड़ हो गई, तो कमीशन साल खत्म होने का इंतजार नहीं करेगा, वो तुरंत रिपोर्ट दे सकता है। ये तो इसे काफी रिस्पॉन्सिव बनाता है। बिल्कुल, ये फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। एनुअल रिपोर्ट तो है ही, वो एक तरह का फॉर्मल अकाउंटेबिलिटी चेक है, संसद और सरकार के सामने साल भर का पूरा लेखा जोखा रखने का तरीका। ठीक है, तो ये एज एंड व्हेन नेसेसरी वाला पॉइंट इसे डायनामिक बनाता है। अच्छा, तो राष्ट्रपति के पास ये रिपोर्ट पहुंच गई, अब आगे क्या होता है? वो इसे पढ़कर मतलब फाइल कर देते हैं या इसका कोई पब्लिक जर्नी भी होता है? अरे बिल्कुल, पब्लिक जर्नी होता है। राष्ट्रपति इन सभी रिपोर्ट्स को संसद मतलब पार्लियामेंट के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सामने रखवाते हैं। ओके। और सिर्फ रिपोर्ट ही नहीं रखी जाती, उसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रखा जाता है, एक मेमोरेंडम। मेमोरेंडम, ये क्या चीज है? सुनने में तो जैसे किसी मीटिंग के मिनट्स जैसा लग रहा है। रिपोर्ट के साथ इसकी क्या अहमियत है? ये बस रिपोर्ट की समरी होती है क्या? नहीं, समरी से कहीं ज्यादा। आप इसे सरकार का एक्शन टेकन रिपोर्ट जैसे समझ सकते हैं। एक्शन टेकन रिपोर्ट? अच्छा हाँ। इस मेमोरेंडम में सरकार को संसद को ये बताना पड़ता है कि कमीशन ने जो सिफारिशें दी थी, मतलब रिकमेंडेशंस, उन पर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, कौन सी सिफारिश मानी, कौन सी नहीं मानी। और यहां सबसे क्रूशल बात आती है, अगर सरकार ने कमीशन की कोई सिफारिश नहीं मानी है तो उसका कारण, मतलब रीजन फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, वो भी इस मेमोरेंडम में साफ साफ बताना पड़ता है। अरे वाह। हाँ, सरकार ये नहीं कह सकती कि हमें ठीक नहीं लगा, उन्हें प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना होगा संसद के सामने। ये मैकेनिज्म ट्रांसपेरेंसी और गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करता है। सरकार को पता होता है कि कमीशन की रिपोर्ट को हल्के में नहीं लिया जा सकता, जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, तो ये मेमोरेंडम सरकार को सीधे तौर पर जवाबदेह बनाता है संसद के प्रति। कमीशन की बात को अनसुना करना आसान नहीं है, ये तो एक तरह का चेक एंड बैलेंस हो गया। हाँ बिल्कुल, आप इसे ऐसे सोचिए जैसे कॉलेज में असाइनमेंट पर प्रोफेसर फीडबैक देता है और फिर स्टूडेंट को बताना पड़ता है कि उसने उस फीडबैक पर क्या एक्शन लिया। यहाँ कमीशन फीडबैक दे रहा है और सरकार को, संसद को यानी जनता के प्रतिनिधियों को बताना पड़ रहा है कि उस फीडबैक का क्या हुआ। ओके, ये सेंट्रल लेवल की अकाउंटेबिलिटी समझ आ गई। पर पिछड़े वर्गों से जुड़े कई मुद्दे तो राज्यों से संबंधित होते हैं ना, जैसे किसी स्टेट की अपनी रिजर्वेशन पॉलिसी या कोई स्पेसिफिक कल्याणकारी योजना। अगर रिपोर्ट का कोई हिस्सा किसी राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट से जुड़ा हो, तब क्या होता है? बिल्कुल सही सवाल है। सोर्स इस पर भी क्लियर है। अगर रिपोर्ट का कोई हिस्सा या कोई सिफारिश किसी खास राज्य सरकार से संबंधित है तो राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को या उसके रेलेवेंट हिस्से को सीधे उस राज्य सरकार को भेजते हैं। सीधे राज्य सरकार को? हाँ, यहाँ एक बारीक डिटेल है जिस पर सोर्स जोर देता है। रिपोर्ट सीधे राज्य सरकार को भेजी जाती है, राज्य के राज्यपाल मतलब गवर्नर को नहीं। ये शायद एडमिनिस्ट्रेटिव चैनल को सीधा रखने के लिए है। इंटरेस्टिंग डिटेल। डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट को। तो फिर राज्य सरकार उस रिपोर्ट का क्या करती है? क्या उनकी भी कोई जवाबदेही बनती है? हाँ, बिल्कुल वैसी ही जैसी
केंद्र सरकार की बनती है। राज्य सरकार का ये कर्तव्य है कि वो उस रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर यानी विधानसभा, और अगर विधान परिषद है तो वहां भी के सामने रखे। ओके, और जैसे केंद्र में होता है, यहाँ भी रिपोर्ट के साथ एक मेमोरेंडम रखा जाता है। सेम प्रोसेस। बिल्कुल। इस स्टेट लेवल मेमोरेंडम में भी वही बातें होती हैं। राज्य सरकार ने कमीशन की सिफारिशों पर क्या एक्शन लिया है, और अगर कोई सिफारिश रिजेक्ट की है तो क्यों की है, उसके कारण बताने होते हैं। तो आप देख सकती हैं, अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म बिल्कुल पैरेलल चलता है, यूनियन लेवल पर पार्लियामेंट के प्रति और स्टेट लेवल पर स्टेट लेजिस्लेचर के प्रति। समझ गई। मतलब ये डबल लेयर्ड अकाउंटेबिलिटी है। जैसे एक बड़ी कंपनी का हेड ऑफिस अपनी पॉलिसीज पर सेंट्रल बोर्ड को रिपोर्ट करता है और रीजनल ब्रांच ऑफिस उसी पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन पर अपनी रीजनल कमेटी को। कमीशन की सिफारिशें कहीं गुम नहीं हो सकती, उन्हें एड्रेस करना ही होगा, चाहे केंद्र हो या राज्य। एकदम सही समझा आपने। ये रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर ही कमीशन की सिफारिशों को वजन देता है और ये इंश्योर करता है कि पिछड़े वर्गों के मुद्दों को गंभीरता से लिया जाए। ठीक है, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म तो काफी सॉलिड लग रहा है, अकाउंटेबिलिटी लूप पूरा होता है। लेकिन अब आते हैं कमीशन की अपनी शक्तियों पर। क्या ये सिर्फ रिपोर्ट और सिफारिशें देने वाली संस्था है, या इसके पास खुद कुछ करने की, जांच करने की ताकत भी है? मतलब इसके पास कुछ रियल टीथ है? हाँ, यहीं पर कमीशन सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी होने से आगे बढ़ जाता है। सोर्स बताता है कि इसके पास काफी महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। पहली बात, कमीशन अपनी प्रक्रिया मतलब प्रोसीजर वो खुद तय कर सकता है। पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर। अच्छा। इसका मतलब है कि वो काफी हद तक ऑटोनोमस है। उसे कैसे काम करना है, कैसे मीटिंग करनी है, कैसे जांच करनी है, इसके लिए वो किसी मंत्रालय के डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस पर निर्भर नहीं है। वो अपना वर्किंग स्टाइल खुद बना सकता है। अच्छा, ऑपरेशनल ऑटोनॉमी है, ये जरूरी होता है किसी इंडिपेंडेंट बॉडी के लिए। पर मान लीजिए कमीशन को कोई शिकायत मिलती है, जैसे किसी सरकारी नौकरी की भर्ती में ओबीसी कैंडिडेट्स के साथ भेदभाव हुआ, या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन रोस्टर ठीक से फॉलो नहीं हो रहा। ऐसी शिकायतों पर कमीशन क्या कर सकता है? सिर्फ रिपोर्ट में लिख सकता है? यहीं पर इसकी सबसे अहम शक्ति सामने आती है। सोर्स कहता है कि जब कमीशन किसी मामले की जांच कर रहा हो, मतलब इन्वेस्टिगेटिंग एनी मैटर, या किसी शिकायत की सुनवाई कर रहा हो, इंक्वायरिंग इनटू एनी कंप्लेंट, तो उसके पास सिविल कोर्ट की सारी शक्तियां होती हैं। सिविल कोर्ट की शक्तियां, ये सुनने में बहुत भारी लगता है। हाँ, जैसे कि वो कोई मुकदमा, कोई सूट सुन रहा हो। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? क्या कमीशन लोगों को जेल भेज सकता है? नहीं, जेल भेजने की शक्ति नहीं है, वो क्रिमिनल कोर्ट का काम है। सिविल कोर्ट की शक्तियों का मतलब है जांच और सुनवाई के दौरान प्रोसेस को एनफोर्स करने की ताकत। सोर्स में इसकी पूरी लिस्ट दी है, मैं कुछ मुख्य बातें बताता हूँ। हाँ, बताइए। पहला, कमीशन भारत के किसी भी कोने से किसी भी व्यक्ति को समन भेजकर बुला सकता है, समनिंग एंड एनफोर्सिंग अटेंडेंस, और शपथ पर, ओथ पर उसकी जांच कर सकता है। किसी को भी, मतलब किसी बड़े अफसर को भी? दे सकता है, और उनसे सच बोलने की शपथ लेकर पूछताछ कर सकता है, जैसे कोर्ट में गवाही होती है। बाप रे। दूसरा, वो किसी भी दस्तावेज, किसी भी डॉक्यूमेंट को खोजने और पेश करने का आदेश दे सकता है, रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। मतलब अगर भर्ती प्रक्रिया पर सवाल हैं, तो कमीशन उससे जुड़े सारे रिकॉर्ड्स, फाइल्स, मेरिट लिस्ट मंगवा सकता है, कोई मना नहीं कर सकता। सबूत मांग सकता है। तीसरा, हल्फनामे मतलब एफिडेविट्स पर सबूत ले सकता है, रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट्स, यानी लोगों से लिखित में कसम खाकर बयान ले सकता है, जिसे कानूनी सबूत माना जाता है। ओके, रिटन एविडेंस। चौथा, किसी भी कोर्ट या सरकारी दफ्तर से कोई भी सार्वजनिक रिकॉर्ड, पब्लिक रिकॉर्ड मंगवा सकता है, रिक्विजिशनिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड। कमीशन को जरूरत पड़ने पर किसी भी सरकारी विभाग की फाइल्स देखने का अधिकार है। सरकारी फाइलें भी? हाँ। पांचवा, गवाहों और दस्तावेजों की जांच के लिए समन जारी कर सकता है, इशूइंग समन्स फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस एंड डॉक्यूमेंट्स, विटनेसेस को बुलाना, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना। ठीक है। और एक छठा, ओपन एंडेड पावर भी है, कोई भी अन्य मामला जो राष्ट्रपति नियमों के तहत तय करें, एनी अदर मैटर विच द प्रेसिडेंट मे बाय रूल डिटर्मिन। इससे भविष्य में जरूरत पड़ने पर और शक्तियां भी मिल सकती हैं। ये तो वाकई में इन्वेस्टिगेटिव पावर्स है। मतलब कमीशन सिर्फ सरकार की दी हुई जानकारी पर निर्भर नहीं है, वो खुद सच का पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, सबूत जुटा सकता है, लोगों से पूछताछ कर सकता है। बिल्कुल। ये इसे एक पैसिव एडवाइजर से एक्टिव इन्वेस्टिगेटर बना देता है। किसी यूनिवर्सिटी पर लगे एडमिशन बायस के आरोप की ये खुद तहकीकात कर सकता है।
ये तो बहुत महत्वपूर्ण है पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए। जाता है तो कमीशन के पास उस शिकायत की तह तक जाने और सच सामने लाने के साधन मौजूद हैं। It transforms the commission from a mere recommending body into a quasi-judicial authority for investigative purposes. ये इन्वेस्टिगेशन वाली बात तो साफ हो गई। क्या पॉलिसी मेकिंग में भी कमीशन का कोई दखल है? मतलब जब सरकार पिछड़े वर्गों के लिए कोई पॉलिसी बना रही हो। हाँ, सोर्स में इसका भी जिक्र है और ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है कंसल्टेशन का। कंसल्टेशन मतलब सलाह मशवरा। किसे कंसल्ट करना है? कमीशन को किसी से करना है या सरकार को कमीशन से? सरकार को कमीशन से। सोर्स कहता है कि केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के लिए ये अनिवार्य है, मैंडेटरी है कि वो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों मतलब सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस SEBCs को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर ऑल मेजर पॉलिसी मैटर्स पर कमीशन से सलाह मशवरा करें, कंसल्ट करें। सभी प्रमुख नीतिगत मामले। इसका मतलब अगर केंद्र सरकार या कोई राज्य सरकार ओबीसी रिजर्वेशन पॉलिसी में कोई बड़ा बदलाव करना चाहे या उनके लिए कोई नई नेशनल लेवल स्कीम लाए या कोई ऐसा कानून बनाए जिसका सीधा असर SEBCs पर पड़ने वाला हो, तो उन्हें पहले NCBC से पूछना पड़ेगा। ये तो पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में एक बड़ा चेक पॉइंट है। बिल्कुल, यही नियम है। इसका मकसद ये है कि SEBCs को प्रभावित करने वाले फैसले लेने से पहले उस एक्सपर्ट बॉडी की राय जरूर ली जाए, जिसे उनकी जमीनी हकीकत, उनकी जरूरतों और उनके हितों की गहरी समझ है। कमीशन सिर्फ आंकड़ों पर नहीं, बल्कि अपने अनुभव और इन्वेस्टिगेशन से मिली इनसाइट्स के आधार पर सलाह दे सकता है, जो पॉलिसी को ज्यादा इफेक्टिव बना सकती है। लेकिन सोर्स में एक हाउएवर करके 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 का भी जिक्र है, 105th अमेंडमेंट एक्ट। इसने इस कंसल्टेशन प्रोसेस में कुछ बदलाव किया है क्या? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और हालिया बदलाव है जिसे समझना जरूरी है। 105वें संशोधन ने इस कंसल्टेशन रिक्वायरमेंट में राज्य सरकारों को एक खास मामले में छूट दे दी है, एक्सेप्शन दिया है। छूट? किस मामले में राज्यों को अब NCBC से कंसल्ट करने की बाध्यता नहीं रही? सोर्स के अनुसार ये छूट सिर्फ एक स्पेसिफिक काम के लिए है, जब राज्य सरकारें अपने उद्देश्यों के लिए फॉर देयर ओन पर्पसेस SEBCs की सूची तैयार करती हैं और उसे मेंटेन करती हैं। प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द लिस्ट ऑफ SEBCs। अच्छा, स्टेट लिस्ट ऑफ OBCs बनाने के लिए। हाँ, हम जानते हैं कि केंद्र की अपनी OBC लिस्ट होती है और राज्यों की अपनी। तो अब 105वें संशोधन के बाद राज्यों को अपनी स्टेट लिस्ट ऑफ SEBCs बनाने या उसमें कोई बदलाव करने के लिए NCBC से अनिवार्य रूप से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो ये वो मामला है जो 102वें अमेंडमेंट के बाद थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया था कि क्या राज्यों की अपनी लिस्ट बनाने की पावर खत्म हो गई है। तो 105वें अमेंडमेंट ने यह साफ कर दिया कि राज्य अपनी लिस्ट बनाने के लिए स्वतंत्र हैं और इसके लिए उन्हें NCBC से पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ रही हैं। 102वें संशोधन ने NCBC को संवैधानिक दर्जा तो दे दिया, लेकिन उसकी वर्डिंग से ये इंटरप्रिटेशन निकला कि शायद SEBC लिस्ट बनाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति यानी केंद्र के पास रह गया है। इससे राज्यों की शक्तियां कम होती दिख रही थीं। हाँ, ये कंफ्यूजन था। 105वें संशोधन ने इसी एम्बिग्यूटी को दूर किया और राज्यों की अपनी सूची बनाने और मेंटेन करने की शक्ति को पूरी तरह से बहाल कर दिया, रिस्टोर कर दिया। अब राज्य अपनी स्पेसिफिक सोशल डायनामिक्स, अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी OBC लिस्ट मैनेज करने के लिए स्वतंत्र है और इस स्पेसिफिक काम के लिए उन्हें NCBC से परामर्श करने की बाध्यता, ऑब्लिगेशन नहीं है। ये फेडरल स्ट्रक्चर के लिहाज से एक अहम कदम लगता है। राज्यों को उनकी स्पेसिफिक सोशल रियलिटीज के हिसाब से अपनी OBC लिस्ट तय करने की ऑटोनॉमी वापस मिल गई। पर यह ध्यान रखना होगा कि ये छूट सिर्फ स्टेट लिस्ट बनाने तक ही सीमित है ना? बाकी मेजर पॉलिसी मैटर्स पर कंसल्टेशन अभी भी जरूरी है। बिल्कुल सही। ये नुआंस समझना बहुत जरूरी है। सोर्स साफ कहता है कि ये छूट सिर्फ राज्यों की अपनी सूची तैयार करने और मेंटेन करने के मामले में है। बाकी सभी बड़े नीतिगत फैसलों के लिए जो SEBCs को प्रभावित करते हैं, जैसे रिजर्वेशन परसेंटेजेस, स्कीम्स, लीगल राइट्स वगैरह, केंद्र और राज्य दोनों को अभी भी NCBC से कंसल्ट करना अनिवार्य है। समझ गए। तो कंसल्टेशन का प्रिंसिपल अभी भी लागू है, बस एक स्पेसिफिक एरिया में राज्यों को ऑपरेशनल फ्रीडम दी गई है। ठीक है, तो आज हमने NCBC के कामकाज के दो अहम पहलू समझे। पहला, उसकी रिपोर्टिंग प्रोसेस, कैसे वो राष्ट्रपति के जरिए संसद और राज्य विधानमंडलों तक अपनी बात पहुंचाता है,
और कैसे सरकारों को उसकी सिफारिशों पर जवाब देना पड़ता है, जिससे अकाउंटेबिलिटी बनती है। हाँ, दूसरा, उसकी शक्तियां, जिसमें अपनी प्रोसीजर तय करने की ऑटोनॉमी, सिविल कोड जैसी इन्वेस्टिगेटिव पावर्स और मेजर पॉलिसी मैटर्स पर मैंडेटरी कंसल्टेशन शामिल है। बिल्कुल। और हमने ये भी देखा कि कैसे 105वें संशोधन ने कंसल्टेशन वाले नियम में एक जरूरी बदलाव करके राज्यों की अपनी ओबीसी सूची बनाने की शक्ति को स्पष्ट किया, जो फेडरल बैलेंस के लिए महत्वपूर्ण था। कुल मिलाकर एनसीबीसी पिछड़े वर्गों के संवैधानिक संरक्षण, उनके अधिकारों की पैरवी और उनके सामाजिक शैक्षिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण संस्था है। इसकी रिपोर्टिंग मैकेनिज्म और इसकी शक्तियां इसे सिर्फ कागजी शेर नहीं बल्कि एक असरदार वॉचडॉग बनाती हैं। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको भारतीय राजनीति के अध्याय 50 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पर हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। यूपीएससी विषयों पर ऐसी और चर्चाओं के लिए द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।